नमस्ते दोस्तों। आज की इस बेहद दिलचस्प चर्चा में आप सभी का स्वागत है। अगर आप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आज का ये टॉपिक आपके लिए बहुत काम का होने वाला है। यहाँ आपको मिलेगी फुल इन्फॉर्मेशन, एकदम एग्जाम पर्पस के लिए। और हाँ, ऐसे ही बेहतरीन और ज्ञानवर्धक कंटेंट के लिए पहाड़ी रोजगार को भी जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे टॉपिक पर आते हैं। आज हम जिस बारे में बात करने जा रहे हैं वो सच में हमारी आधुनिक दुनिया की जीवन रेखा है, सुएज नहर। भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाला ये 193 किलोमीटर लंबा जलमार्ग सिर्फ पानी का कोई रास्ता नहीं है। असल में ये ग्लोबल इकोनॉमी का सबसे बड़ा चोक पॉइंट है। मतलब एक ऐसा बॉटलनेक जिस पर पूरी दुनिया का व्यापार टिका हुआ है। आज हम समझेंगे कि ये संकरा सा रास्ता इतना जरूरी क्यों है, और जब यहाँ कोई छोटी सी भी रुकावट आती है तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था कैसे हिल जाती है। हब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 3 बिलियन से लेकर 9 बिलियन डॉलर। और पता है सबसे चौंकाने वाली बात क्या है? ये कोई पूरे साल का आंकड़ा नहीं है। जी हां, ये हर एक दिन इस नहर से गुजरने वाले माल की कीमत है। जरा सोचिए, दुनिया भर के व्यापार का करीब 12 से 15% हिस्सा और ग्लोबल कंटेनर ट्रैफिक का लगभग 30% इसी एक छोटे से शॉर्टकट से होकर निकलता है। दुनिया भर में समुद्री रास्ते से जो तेल जाता है उसका 9% हिस्सा भी यहीं से गुजरता है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ये सिर्फ एक नहर नहीं बल्कि दुनिया के व्यापार का दिल है जो लगातार धड़क रहा है। और यहीं से एक बहुत ही गंभीर सवाल पैदा होता है। सोचिए, क्या होगा अगर दुनिया का ये सबसे जरूरी शॉर्टकट अचानक से कट जाए या बंद हो जाए? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें आज के दौर की सप्लाई चेन की उस दुनिया में ले जाता है जहां सब कुछ एक बहुत ही नाजुक डोर से बंधा है। आज हम जो कुछ भी खरीदते हैं वो इसी सिस्टम पर निर्भर है, और यही सवाल आज के हमारे इस पूरे विश्लेषण का आधार है। इसे ऐसे समझिए, अगर सुएज नहर का रास्ता बंद हो जाए तो जहाज़ों के पास क्या विकल्प बचता है? उन्हें मजबूरन पूरा अफ्रीका घूमकर एकदम दक्षिण से यानी केप ऑफ गुड होप से होकर जाना पड़ता है। और ये कोई छोटा मोटा चक्कर नहीं है। इस रास्ते से जाने का सीधा सा मतलब है अपने सफ़र में 8,900 किलोमीटर से भी ज़्यादा की दूरी जोड़ लेना। इसमें कम से कम 10 से 15 दिन एक्स्ट्रा लग जाते हैं। अब जाहिर सी बात है, इतने लंबे सफ़र में ईंधन भी ज़्यादा लगेगा और समय की भी भारी बर्बादी होगी। इससे आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि ये नहर हमारे लिए कितनी अहम है। चलिए, अब आते हैं हमारे भाग 1 पर, ब्लॉकेज की शारीरिक रचना एवर गिवन। मार्च 2021 का वो वाकया तो आप सबको याद ही होगा, है ना? जब MV एवर गिवन नाम का एक बहुत ही विशाल कंटेनर जहाज नहर के बीचों बीच तिरछा होकर फंस गया था। वो कोई मामूली घटना नहीं थी। नहर पूरे 6 दिनों तक पूरी तरह से ब्लॉक रही। इसका असर देखिए, नहर के दोनों तरफ करीब 400 जहाज़ों का ट्रैफिक जाम लग गया। और अगर हम रुपयों में बात करें तो लगभग 67.2 बिलियन डॉलर का सामान जहां का तहां रुक गया। ये एक ऐसा रिपल इफेक्ट था जिसने सबको हिला के रख दिया। सोचिए, हर घंटे 400 मिलियन टन कार्गो रुका हुआ था और नहर को हर दिन 14 से 15 मिलियन डॉलर का नुकसान हो रहा था। ये घटना इस बात का बहुत बड़ा सबूत है कि एक जहाज की छोटी सी गलती पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को कैसे ब्रेक लगा सकती है। लेकिन आखिर इतना बड़ा हादसा हुआ कैसे? अगर हम समुद्री विशेषज्ञों की रिपोर्ट देखें तो ये पूरी दुर्घटना मुख्य रूप से 3 वजहों से हुई। सबसे पहला, उस सुबह मौसम बहुत खराब था। 40 समुद्री मील से ज्यादा तेज हवाएं चल रही थीं और एक भयंकर रेतीला तूफान आया हुआ था जिसकी वजह से कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। दूसरा फैक्टर था उस जहाज का अपना विशाल आकार। वो दुनिया के सबसे बड़े जहाजों में से एक था, और इतने बड़े जहाज को एक संकरी नहर में कंट्रोल करना वैसे ही बहुत मुश्किल होता है। और तीसरी चीज थी गति। जहाज की स्पीड सामान्य से थोड़ी ज्यादा थी। बस इन तीनों चीजों ने मिलकर एक ऐसा माहौल बना दिया जहां जहाज बेकाबू हो गया और नहर के किनारे से जा टकराया। अब जाहिर है, इतने बड़े हादसे के बाद बातें सिर्फ नुकसान तक तो रुकने वाली नहीं थी। इसके बाद शुरू हुई एक बहुत ही पेचीदा कानूनी लड़ाई। जहाज को तुरंत वहां से जाने नहीं दिया गया। मिस्र के अधिकारियों ने शुरुआत में ही 916 मिलियन डॉलर के हर्जाने की मांग करते हुए जहाज को जब्त कर लिया, जिसमें उनकी प्रतिष्ठा को हुए नुकसान की भरपाई भी शामिल थी। बाद में हालांकि समझौता हो गया, लेकिन इस पूरी घटना ने एक बड़ी बहस छेड़ दी कि आखिर ऐसे हादसों में जिम्मेदारी किसकी होती है, जहाज के कप्तान की या फिर नहर प्राधिकरण की। मतलब ऐसी घटनाओं के परिणाम सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं होते, बल्कि कानूनी तौर पर भी बहुत गहरे होते हैं। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, भू राजनीतिक खतरे, लाल सागर के हमले। अब तक हमने देखा कि मौसम और हादसों से क्या नुकसान हो सकता है, लेकिन असली खतरा तो भू राजनीतिक अस्थिरता का है।
अक्टूबर 2023 में इजराइल गाजा युद्ध शुरू होने के बाद यमन के हूती विद्रोहियों ने लाल सागर से गुजरने वाले कमर्शियल जहाज़ों पर ड्रोन और मिसाइलों से लगातार हमले शुरू कर दिए। स्रोतों के मुताबिक हूतियों का कहना था कि वो ये सब फिलिस्तीनियों के समर्थन में कर रहे हैं। वजह चाहे जो हो, लेकिन इन हमलों ने स्वेज नहर से गुजरने वाले रास्ते की सुरक्षा को खतरे में डाल दिया। हालात इतने खराब हो गए कि दुनिया की बड़ी बड़ी शिपिंग कंपनियों को अनिश्चित काल के लिए इस रूट से अपने जहाज ले जाना ही बंद करना पड़ा। और इन हमलों का असर कोई छोटा मोटा नहीं था। इस चार्ट को देखिए, ये बहुत कुछ साफ कर देता है। जून 2024 तक आते आते ड्राई बल्क कार्गो जैसे खास तरह के ट्रैफिक में 80% की भारी गिरावट दर्ज की गई। मतलब ज्यादातर जहाज कंपनियों ने रिस्क लेने के बजाय अफ्रीका के चारों ओर से वो लंबा वाला रास्ता लेना ही बेहतर समझा। अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो 2024 की शुरुआत में इस नहर से गुजरने वाले व्यापार में लगभग 50% की कमी आ चुकी थी। अब आप शायद सोचें कि इससे हम आम लोगों पर क्या असर पड़ेगा। तो समझिए, जब जहाज इतना लंबा चक्कर लगाकर जाते हैं तो उन्हें पहुंचने में ज्यादा वक्त लगता है। इससे शिपिंग की ओवरऑल क्षमता में लगभग 20% की कमी आ गई। नतीजा, माल ढुलाई का किराया आसमान छूने लगा। आज की दुनिया की जस्ट इन टाइम सप्लाई चेन, जहां कच्चा माल सीधे फैक्ट्री में तभी पहुंचता है जब उसकी जरूरत होती है, वो पूरी तरह से चरमरा गई। और जब कंपनियों का किराया और लागत बढ़ती है तो उसका बोझ अंततः किस पर पड़ता है? हम पर और आप पर, यानी महंगाई और वैश्विक मुद्रास्फीति के रूप में। चलिए अब देखते हैं भाग 3, संघर्ष का इतिहास। अगर हम इतिहास के पन्ने पलटें तो देखेंगे कि स्वेज नहर में ऐसी रुकावटें कोई आज की नई बात नहीं है। 1869 में इसके खुलने के बाद से ही यह हमेशा से विवादों और संघर्षों का केंद्र रही है। आप इस टेबल में देख सकते हैं, चाहे वो 1956 का स्वेज संकट हो या फिर 1967 से 1975 तक चला अरब इजराइल युद्ध, जिसकी वजह से नहर पूरे 8 साल तक बंद रही, या फिर याद कीजिए 2005 के बाद का वो दौर जब सोमाली समुद्री लुटेरों का आतंक था। इतिहास गवाह है, जब जब ये नहर बंद होती है, दुनिया भर की अर्थव्यवस्था को अरबों डॉलर का फटका लगता है। आगे है हमारा भाग 4, 1956 का स्वेज संकट। आइए इस 1956 के संकट को थोड़ा करीब से समझते हैं। जुलाई 1956 में मिस्र के राष्ट्रपति गमाल अब्देल नासर ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। उन्होंने नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया। इसके जवाब में अक्टूबर में ब्रिटेन, फ्रांस और इजराइल ने मिलकर मिस्र पर हमला कर दिया ताकि नहर पर फिर से उनका कब्जा हो सके। लेकिन तब तक दुनिया बदल चुकी थी। अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र ने ऐसा दबाव बनाया कि उन्हें पीछे हटना पड़ा। इस पूरे विवाद के चक्कर में नहर 5 महीने तक बंद रही और इसका सबसे बड़ा राजनीतिक असर यह हुआ कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री एंथनी ईडन को इस्तीफा देना पड़ा। ये दुनिया के शक्ति संतुलन में एक बहुत बड़ा बदलाव था। उस वक्त ब्रिटेन कितनी हताशा में था, ये आप तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री एंथनी ईडन के इस एक वाक्य से समझ सकते हैं। उन्होंने मिस्र के राष्ट्रपति के लिए कहा था, उसका हाथ हमारी सांस की नली पर है। ये शब्द साफ बताते हैं कि उन्हें लग रहा था कि अगर नहर उनके हाथ से गई तो उनका तेल का पूरा सप्लाई कट जाएगा और ये उनके साम्राज्य के अंत की शुरुआत होगी। जरा सोचिए, एक अकेली नहर किसी इतने बड़े और शक्तिशाली साम्राज्य की सांसें कैसे रोक सकती है? ये उसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। और जब 1967 से लेके 1975 तक, यानी पूरे 8 साल के लिए नहर बंद कर दी गई, तो ग्लोबल ट्रेड को हार मानकर नहीं बल्कि खुद को बदलकर इसका जवाब देना पड़ा। अब चूंकि जहाज़ों को पूरा अफ्रीका घूम के जाना ही था, तो शिपिंग कंपनियों ने दिमाग लगाया और विशालकाय सुपर टैंकर बनाने शुरू कर दिए। उनका लॉजिक था कि अगर लंबी दूरी तय करनी ही है तो एक ही बार में इतना माल ले जाओ कि लागत कम पड़े। इसी दौरान मिस्र ने भी तेल को लाल सागर से भूमध्य सागर तक पहुंचाने के लिए एक वैकल्पिक रास्ता निकाला, सुमेत पाइपलाइन। मतलब रुकावटों ने नए इनोवेशंस को जन्म दिया। और अब हम आते हैं अपने 5वें और आखिरी भाग पर, भविष्य की इंजीनियरिंग। इन सब घटनाओं से सबक लेते हुए मिस्र ने नहर का भविष्य सुरक्षित करने की ठानी। 2014 और 2015 के बीच उन्होंने एक बेहद महत्वाकांक्षी मेगा प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया। उन्होंने पुरानी नहर के ही समानांतर 35 किलोमीटर की एक बिल्कुल नई नहर खोद दी। इसके अलावा जमीन को जोड़ने के लिए 7 नई सुरंगें, एक पूरा का पूरा नया शहर इस्माइलिया सिटी और एक टेक्नोलॉजी वैली भी बनाई। इस नई नहर का सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि अब जहाज एक ही समय में दोनों तरफ से आ और जा सकते हैं। इससे उनका वेटिंग टाइम बहुत कम हो गया। ये इंजीनियरिंग का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। और बात सिर्फ नहर को चौड़ा करने तक सीमित नहीं थी। मिस्र ने स्वेज नहर आर्थिक क्षेत्र यानी SCZON भी बनाया। ये कोई छोटी मोटी जगह नहीं है, ये 461 वर्ग किलोमीटर में फैला एक विशाल इकोनॉमिक जोन है।
विदेशी कंपनियों को यहां बुलाने के लिए उन्होंने शून्य सीमा शुल्क यानी जीरो कस्टम ड्यूटी का ऑफर दिया। नहर के दोनों तरफ नए पोर्ट्स और इंडस्ट्रियल एरिया बनाए जा रहे हैं। उनका सीधा सा प्लान है कि दुनिया भर का व्यापार इस इलाके से इतना जुड़ जाए कि उनका अपना आर्थिक भविष्य हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाए। लेकिन दोस्तों, इन सब बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स और शानदार इंजीनियरिंग के बीच एक कड़वी सच्चाई भी है जिसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। आप नहर को कितना भी चौड़ा या आधुनिक क्यों न बना लें, आखिर में उस विशाल जहाज को उस संकरे रास्ते से सुरक्षित निकालने की जिम्मेदारी किस पर होती है? एक इंसान पर। जहाज का कप्तान ही हमेशा अंतिम फैसला लेता है। एवर गिवन वाला वाकया हमें यही याद दिलाता है कि जब मौसम बिगड़ता है या कोई मानवीय चूक होती है तो बड़ी से बड़ी तकनीक भी कभी कभी घुटने टेक देती है। और यही बात हमें आज के एक बहुत ही बड़े और सोचने वाले सवाल पे लाके खड़ा कर देती है। एक तरफ इंसान अपनी शानदार इंजीनियरिंग से अपनी क्षमताएं लगातार बढ़ा रहा है, लेकिन क्या ये बुनियादी ढांचा, ये मेगा प्रोजेक्ट्स कभी उन भू राजनीतिक संघर्षों और अचानक आने वाले खतरों को मात दे पाएंगे? इंसान की बनाई तकनीक और दुनिया में होने वाले अनपेक्षित संघर्षों के बीच ये जो एक अजीब सा तनाव है, ये हमेशा बना रहता है। इस बारे में जरूर सोचिएगा। आज की इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए, एग्जाम की तैयारी करते रहिए और हाँ, पहाड़ी रोजगार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।